Good afternoon and Jain student, welcome again. Now today we discuss class 12 chapter 3 new centers of thought. जैसा कि हम जानते हैं 2020 में आप लोगों का सिलेबस कुछ चेंज हो गया, तो 21-22 के सेशन में आपको जो चैप्टर फोर्थ था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसका नेम चेंज करके नेम कर दिया गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और ये आपका चैप्टर 3 हो गया है. इसमें कुछ टॉपिक्स तो आपकी ओल्ड सिलेबस से ही रिलेटेड हैं, लाइक EU, आसियान, चाइना, एंड कुछ टॉपिक्स इसमें न्यू ऐड किए गए लाइक ब्रिक सार्क. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में रीडिंग करेंगे, फर्स्ट टॉपिक को समझेंगे. फर्स्ट टॉपिक यूरोपियन यूनियन. एज यू नो वेरी वेल, इंडिया में वर्ल्ड में 2 वॉर हो चुकी है, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं. उन 2 वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1918 में 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, और उसमें काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ उभर के आई थी जो बहुत सारी सेपरेट पावर्स बन चुकी थी. बट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 के बाद, 1939 टू 1940, उसमें जो वर्ल्ड था वो 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो चुका था. और वो 2 सुपर पावर्स, वो 2 पावर्स या 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे? उनमें से एक ग्रुप था जिसको एलाइड फोर्सेस बोला जाता था, मींस US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस. और एक ग्रुप था जिसको एक्सिस पावर बोला जाता था, मींस इटली, जर्मनी, जापान. जैसा हम जानते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें USA और USSR और ब्रिटेन फ्रांस का जो ग्रुप था एलाइड पावर, उस विन हुआ था और उसकी जीत हुई थी. और जो सेकेंड ग्रुप था मींस इटली, जापान एंड जर्मनी, और उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी. और इसके लिए USA ने इस जीत को मनाने की जश्न कह लीजिए, या इस जीत जो वॉर थी उसका एंड भी कैसे करा था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटी पर बॉम्ब अटैक करके, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करके वहाँ पे इस वॉर का एंड किया था, जबकि उसकी कोई नीड नहीं थी. और उसके बाद हमने सेकंड जो चैप्टर था उसमें रीड करा था हमने डिसइंटीग्रेशन होना, USSR कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया. जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उस टाइम में जो USA था वो वेस्ट यूरोप की साइड, यानी वेस्ट की जो कंट्रीज़ थी वो उनको सपोर्ट करता था. जैसा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ग्रुप था 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, उस टाइम में जो ग्रुप था USA, USSR और ब्रिटेन, फ्रांस, उसकी जीत हुई थी. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने पे जो वर्ल्ड था 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो चुका था, USA एंड USSR. USA जो था वो वेस्ट कंट्रीज़, जितनी भी वेस्ट कंट्रीज़ थी, यानी यूरोप ब्लॉक की कॉन्टिनेंट की जितनी वेस्ट कंट्रीज़ थी वो USA को सपोर्ट करती थी, और ईस्ट कॉन्टिनेंट में USSR को सपोर्ट करती थी. अब USA और USSR वर्ल्ड में 2 सुपर पावर बन चुके थे और वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके थे, और जो मेन कॉन्टिनेंट था यूरोप वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. अब जितनी भी वेस्ट कंट्रीज़ थी उनको डेवलप करने के लिए या उनको फिर से उभारने के लिए वेस्ट कंट्रीज़ को फुल सपोर्ट USA करता था, और इसके लिए उसने क्या करा, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको उसने फाइनेंशियल हेल्प करनी स्टार्ट की. इन 1992 यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड 4 कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज. इट हैज़ ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी. जितनी भी यूरोपियन यूनियन है उसकी खुद की करेंसी है, खुद का उनका एंथम है, एंड खुद का उनका फ्लैग है, लाइक एक कंट्री. जो यूरोपियन यूनियन है इसमें 28 मेंबर्स हैं इसके. इन 1945 द यूरोपियन स्टेट कन्फ्रंटेड द ruin ऑफ देयर इकोनॉमिक्स, and European integration after 1945 was added by the Cold War, and America extended massive financial help to reviving Europe economy under what was called the Marshall Plan. 1945 के बाद जो मैंने आपको बताया कि जो USA था उसने फुल सपोर्ट करा था यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करा था, जिसको मार्शल प्लान आप लोगों को देखा था मैंने. नाटो के बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया, वेस्ट कंट्रीज़ का एक अलायंस था, नाटो मिलिट्री अलायंस था. उसी मिलिट्री अलायंस लेकर मार्शल प्लान बनाया गया था. उस मार्शल प्लान का मेन मकसद था यूरोपियन कंट्रीज़ की फाइनेंशियल हेल्प करना, उनका डेवलप करना. अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन Corporation OEEC was established in 1948 to channel at the West European states, and the collapse of Soviet Union bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1990
टू, और इसका जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसका सबसे बेनिफिट यूरोपियन कंट्रीज़ को पड़ा और उन्होंने एक बड़ा अलायंस और जो फास्टली डेवलप हो गया। अब जो यूरोपियन यूनियन था वो इतनी फास्टली रैपिडली उसका इतना फास्ट डेवलप होने के पीछे रीज़न क्या था? फर्स्टली उसका रीज़न था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। वो कैसे हुआ? द EU इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद GDP ऑफ मोर देन $18 ट्रिलियन इन 2020। मीन्स हमें अभी देखा कि जो वहाँ की USA की है, स्टार्टिंग चैप्टर में हम US हेजेमनी जब करा था हमने यूनिपोलरिटी, तब देखा था वर्ल्ड में उसकी बिलियन में उसकी GDP है, बट जो EU है उसकी ट्रिलियन GDP है वर्ल्ड की। एंड द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। और जो यूरो करेंसी है, मीन्स यूरोप की जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो करेंसी है यूरो, वो भी डॉलर से बहुत ज़्यादा आगे डोमिनेंस है। एंड इस शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 times लार्जर दैट ऑफ द US। और जो इसकी वर्ल्ड ट्रेड है, मीन्स USA की जो वर्ल्ड ट्रेड है 15% है, इसकी वर्ल्ड ट्रेड उसकी 3 गुना ज़्यादा है, मीन्स 45% वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन। एंड सेकेंड जो इन्फ्लुएंस है इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। 2 members ऑफ द EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड द परमानेंट सीट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो 2 मेंबर थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो परमानेंट UN यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। ये रीज़न भी रहा था इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। बट जो अब ब्रिटेन है वो इससे डिसइंटीग्रेट, इससे अलग हो चुका है, अलग हो गया है। कौन से ईयर में हुआ है? 2020 में वो इससे अलग हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो मेन, अब इसमें केवल इसका जो मेंबर है वो फ्रांस ही रह गया है। अब इसका दूसरा मेंबर ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है, अब इसका मेंबर ओनली फ्रांस रह गया है। इसके पीछे रीज़न भी बहुत था। मेन रीज़न था जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड जो यूरोप कंट्रीज़ के जो ट्रेड है उसको UK में एंट्री नहीं दी थी, उसको UK में एंट्री बना थी। और इस रीज़न से जो और इसके पीछे की जिससे जो वहाँ उनकी कंट्री का ट्रेड है वो डेवलप कर सके। तो और धीरे धीरे ये रीज़न बड़ा हो गया। 2020 तक ब्रिटेन डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रिटेन इससे अलग हो गया। होल्ड द परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल का ओनली 1 मेंबर है, वो है फ्रांस। इट्स यूज द डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएट रेदर देन कोएशन। और मेन रीज़न, जैसा हम जानते हैं कि जो US है, जब उसको किसी भी कंट्री को अपने अंडर में करना था, मीन्स किसी को अपने अलायंस से किसी को भी मेंबर्स बनाना था, तो वो क्या करता था? वो अपनी फोर्सफुली से बनाता था। फोर्सफुली मीन्स वो अपनी पावर का, हार्ड पावर का यूज़ करके, मीन्स आर्मी पावर का यूज़ करके ज़बरदस्ती उसको अपने अंडर में करता था। बट जो EU है वो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी ना अपना के वो क्या करता है? नेगोशिएट करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, कॉर्सन करता है, वो तब किसी कंट्री को अपने अंडर में करता है। नेक्स्ट है मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सबसे मेन, क्योंकि हार्ड पावर के बिना कोई भी कंट्री आपके बढ़ नहीं सकती, उस पर कोई भी अटैक कर सकता है। सो द कंबाइंड आर्मी फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसकी जो आर्मी फोर्सेज हैं वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी फोर्सेज है देन USA के बाद जो सेकंड है 28 मेंबर्स हैं EU के। अगर उनकी आर्मीज को मिला लिया जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द US। और ये अपनी आर्मी पे सेकंड, ऐसा USA के बाद सेकंड अलायंस है जो USA के बाद अपनी आर्मी पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। द EU 2 member states ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास ही क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर्स भी है। और इस रीज़न से EU की इन 3 स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस की वजह से वो आज वर्ल्ड की बहुत सुपर पावर बन चुका है। या सुपर पावर नहीं कहेंगे, सुप्रीम पावर तो बिकॉज US से है, लेकिन आज वो वर्ल्ड में उसका इतना ज़्यादा ट्रेड में, इकोनॉमी में उसका पार्टिसिपेशन है। और यही रीज़न है कि USA और अदर कंट्रीज उससे, जितनी भी वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज है, उससे अपने रिलेशन अच्छे बना रही है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।